मेरे दादाजी की सालाना तनख्वाह मात्र 500 रुपये थी, लेकिन आज आप एक ढंग के रेस्टोरेंट में इन 500 रुपये में एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। ये बातें सबने सुनी है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 500 रुपये गिनती में तो बहुत कम थे, लेकिन उनकी बाइंग पावर यानी कि उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। वो चाहते तो एक बढ़िया गाड़ी खरीद सकते थे, वो चाहते तो इन 500 रुपये में एक अच्छे शहर में एक प्लॉट खरीद सकते थे, या वो चाहते तो मेरी दादी जी के साथ एक बढ़िया फॉरेन लग्जूरियस ट्रिप पे जा सकते थे। तो जब हम बोलते हैं कि रुपया गिरता जा रहा है, इसका मतलब ये है रुपये की बाइंग पावर कम होती जा रही है। और आज हम समझेंगे कौन से वो घटक हैं या कौन से वो फैक्टर्स हैं जो रुपये की बाइंग पावर को कम करते जा रहे हैं। किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू निर्धारित करने के लिए बहुत सारे फैक्टर लगते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, कंट्री का डेट, वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वगैरह वगैरह। और इसका सबसे पहला फैक्टर आता है डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अगर हर आदमी एप्पल का आईफोन खरीदना चाहेगा तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। वहीं अगर नोकिया को कोई नहीं खरीदेगा तो उसकी वैल्यू अपने आप घटनी शुरू हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर इसमें आता है इंटरेस्ट रेट। अगर किसी देश में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर आता है महंगाई की दर यानी कि इन्फ्लेशन। जिस भी देश में महंगाई की दर बढ़ती चली जाएगी, उस देश की करेंसी की वैल्यू अपने आप गिरती चली जाती है। वेनेजुएला, सूडान या जिम्बाब्वे जैसे देशों में महंगाई की दर इतनी बढ़ गई है कि वहाँ पे 1 किलो आलू लेने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। गरीबी, भूखमरी, सारी परेशानी का एक सोल्यूशन है पैसे। तो आखिर गवर्नमेंट एक बार में ही ढेर सारे पैसे प्रिंट करके इन प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर देती? जिम्बाब्वे गवर्नमेंट को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसे अप्लाई कर दिया, जिसके बाद एक ब्रेड के पैकेट की कीमत 30 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर्स थी। 30 बिलियन। इस कंडीशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें महंगाई अनइमेजिनेबल लेवल तक बढ़ी। चौथा एक बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस यानी कि आर्थिक वृद्धि। जिस देश की आर्थिक वृद्धि ज्यादा होती चली जाएगी, उस देश की करेंसी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। अब आप घर बैठ के YouTube वीडियो देखेंगे और 5 किलो आटा चावल में अगर जिंदगी बिताएंगे तो हमारे देश की आर्थिक वृद्धि नहीं बढ़ सकती। और एक अगला बड़ा फैक्टर आता है GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि आपके देश का कुल उत्पादन। अगर आपका कुल उत्पादन बढ़ता जा रहा है तो आपके देश की करेंसी की वैल्यू अपने आप बढ़ती चली जाएगी। और अगला एक बहुत बड़ा कारक है ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में देश से सामान बाहर भेजेंगे तो आपके देश की करेंसी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप अपने देश के अंदर सामान मंगवाएंगे तो आपके देश की करेंसी अपने आप गिरती चली जाएगी। आगे और बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन हमें इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है। हमें ये समझना है कि ऐसे कौन से सारे फैक्टर हैं, ऐसे कौन से घटक हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जिनसे सारे तालमेल बिगड़ते हैं या बनते हैं। मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। रुपया इस साल एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुका है, जबकि सरकार अभी भी उसी गाने पर है कि हम सबसे ज्यादा तेजी से विकसित हो रही फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व GDP का लगभग 25% था, यानी कि हम एक ट्रेड सरप्लस नेशन थे और इसमें कृषि और लघु उद्योग से जुड़े व्यापार ज़्यादा थे। फिर धीरे धीरे भारत में अंग्रेज आए, उनकी खराब नीतियाँ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते हम विश्व स्तर पे गिरते चले गए। यानी कि कारण क्या बना? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अंग्रेज़ों की खराब नीतियाँ। आज हम एक ट्रेड डेफिसिट देश हैं, इसका मतलब हम निर्यात से ज़्यादा आयात करते हैं और यही सबसे एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारी करेंसी दिन पर दिन गिरती जा रही है। इसका मतलब आपके रुपये की वैल्यू दिन पर दिन गिरती जा रही है और आपके रुपये की बाइंग पावर कम होती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे नेताओं की अज्ञानता, हमारी सरकार की बिना किसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी या बिना किसी लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करना। और अगले वीडियो में हम जानेंगे जो करंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इन सारे पहलू पे कहाँ खड़ी होती है।